I welcome you all to Awakening classes. So we have started an Indian economy lecture series. In the last lecture, we have discussed about what is economy, what are the types of economy like micro and macro economy, and what are different types of economic systems in India. So in today's lecture, we are going to discuss about RBI, that is Central Bank of India, and monetary policy with emphasis on monetary policy committee. And if time permits, we will also discuss some MCQs based on these topics. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आज की डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है उसके रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखेंगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे अगर टाइम परमिट करता है तो बिना टाइम वेस्ट कर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज आरबीआई। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक है। देखो हर एक कंट्री का क्या होता है? एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका काम होता है उस कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, उस कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, करेंसी को कंट्रोल करना, फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करना। ये सारा काम एक सेंट्रल बैंक करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के केस में वो जो सेंट्रल बैंक है दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आरबीआई कहते हो। ठीक है, अब हमें आरबीआई के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा देखना है, उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर चलेंगे। देखो आरबीआई की फॉर्मेशन हुई 1 अप्रैल 1935 में। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक आरबीआई एक्ट बना, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपने ये याद रखना। अब किसकी रिकमेंडेशन में? देखो जब भी कोई एक बॉडी बनाई जाती है, कोई बैंक बनाया जा रहा है या कोई एक्ट लाया जा रहा है, तो किसी ने रिकमेंड करा होगा, किसी कमेटी ने रिकमेंड करा होगा, आफ्टर दैट वो एक्ट आया होगा। तो हिल्टन यंग कमीशन जो था, एक कमीशन बनाया गया, उसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई को फॉर्म किया गया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। इसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा आरबीआई है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन में बना है? तो हिल्टन यंग कमीशन हो सकता है, हिल्टन कमीशन लिखा हुआ आ सकता है, रॉयल कमीशन लिखा हुआ आ सकता है। तो आपने अकॉर्डिंगली आंसर को मार्क करना है। ठीक है, अब देखो आरबीआई को क्या बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स बैंक। व्हेन वी रिक्वायर्ड सम लोन, हमें कुछ लोन चाहिए होता है, फॉर होम लोन चाहिए होता है, पर्सनल लोन चाहिए होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं बैंक में। इफ बैंक रिक्वायर्ड मनी, कभी आपने सोचा है? एक तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बट बैंक उसी पे सिर्फ निर्भर थोड़ी होता है। अगर बैंक को और एडिशनल मनी चाहिए होती है तो बैंक कहाँ पर जाता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। हमारे लिए जैसे बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो आरबीआई क्या है? वो बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, आपको ये याद रखना है। इनिशियली इट वाज नॉट इन मुंबई, इनिशियली मुंबई में नहीं था, इनिशियली इट वाज इन कोलकाता। ये भी आपको याद रखना है। 1937 में क्या हुआ? हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में। ये आपको याद रखना। देखो नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है? किसी बैंक को नेशनलाइज करने का मतलब है अब उस बैंक में गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 50% से ज्यादा है। जब भी किसी बैंक में गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा हो जाता है, हम उसको कहते हैं वो बैंक क्या हो गया? नेशनलाइज। इसी तरह आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। आपने ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ये गवर्नर है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये टाइपिंग एरर है। आरबीआई के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए तो करंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आपने याद रखना है, ये 25th नंबर पे हैं। तो 25th आरबीआई गवर्नर जो है एट प्रेजेंट दैट इज शक्तिकांत दास। इससे पहले 24th कौन थे? वो भी आपको याद रखना है। वो कौन थे? उर्जित पटेल। तो कौन थे वो? उर्जित पटेल। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखो पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये इंडियन नहीं थे, ये ब्रिटिशर थे। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर वो कौन थे? सर सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। तो ये पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। पहले गवर्नर आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर इज सीडी देशमुख। करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास 25th नंबर पे आते हैं। और 24th कौन थे? उर्जित पटेल। इसी तरह 23rd रघुराम राजन थे। उतना आपको नहीं जाना है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द ऑफिशियल सिंबल ऑफ आरबीआई, जो आपका होम टास्क है कि आपने घर जाके ऑफिशियल सिंबल देखना है आरबीआई का। आरबीआई के ऑफिशियल सिंबल में
कौन सा ट्री है, तो एक पाम ट्री वहां पर बना हुआ है और प्लस टाइगर है वहां पर। तो पाम ट्री है साइड पे और उसके बीच में टाइगर है, वही आरबीआई का क्या है, ऑफिशियल सिंबल है। इस चीज को आपको, ये फोटो आपने देखना है घर जाके, आरबीआई सिंबल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पाम के ट्रीज हैं और उनके बीच में हमारा नेशनल एनिमल है, डेट इज टाइगर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आरबीआई फैक्चुअल डेटा। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आरबीआई फॉर्म कब हुआ, 1935 में, किस एक्ट के थ्रू बना, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना, इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, नेशनलाइजेशन इज इन 1949, फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, ऑफिशियल सिंबल इज पाम ट्री एंड इंसिग्निया इज टाइगर प्लस पाम ट्री। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई, इसको बनाने का फंक्शन क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इशू करेंसी। आपने कोई भी हमारी इंडिया में नोट अगर कोई भी देखा होगा, उसमें आरबीआई गवर्नर के क्या होते हैं, साइन होते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के वहां पर सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ही क्या करता है, करेंसी को इशू करता है, करेंसी इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो आरबीआई किसका बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करेंसी को इशू करता है, चाहे वो 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का, 100 का, जितना भी हमारे करेंसी है, उसको इशू करने का काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई अपनी मर्जी से ऐसे ही नोट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भी आप मनी प्रिंट कर दोगे तो उससे भी आपकी जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक लिमिट पे आरबीआई क्या करता है, करेंसी को इशू करता है, वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो करेंसी को इशू करता है। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेकंड इज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मार्केट में कितनी मनी होगी उसको कंट्रोल करने का भी हैंड किसके हैंड में होता है, आरबीआई। पहले तो आरबीआई अकेला मनी सप्लाई को कंट्रोल करता था, बट अब क्या हो गया, अब 2016 से क्या हो गया, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। उसका काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से ही इन्फ्लेशन को, देखो मार्केट में कितनी मनी होगी, लोगों के पास कितना पैसा होगा, वही डिफाइन करेगा कि महंगाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो यहां पर भी आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, ये फॉरेक्स है, FOREX, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो ये आपको फैक्ट समझना है। देखो अगर हमें, आपको पता है इंडिया में, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है हमारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। अब हमने जैसे सपोज करो सऊदी से या यूएई से हमने क्या लेना है, ईरान से क्या लेना है, हमें ऑयल इंपोर्ट करना है। अब हम इन कंट्रीज के साथ ट्रेड किस में करते हैं, सभी ट्रेड किस में होता है, डॉलर में होता है, मैक्सिमम डॉलर में होता है। ठीक है, अब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि आरबीआई बाहर वाली कंट्रीज का जो पैसा है, जैसे डॉलर, डॉलर इंडिया की करेंसी तो नहीं है ना, डॉलर यूएसए की करेंसी है, तो यूएसए की करेंसी और भी डिफरेंट नेशन की करेंसी, उसको डॉलर को इकट्ठा करके रखेगा आरबीआई अपने पास। दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो जितना वहीं से हम पैसा खर्चते हैं और बाहर से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में खाली डॉलर नहीं आता है, इसमें पाउंड भी आ सकता है, इसमें आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं। एसडीआर जब हम पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं आईएमएफ के। वो भी एक तरह की करेंसी है आईएमएफ की, वो भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व को संभालने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, उसको कंट्रोल भी आरबीआई करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हम देखेंगे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर्स आरबीआई के ही होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसी का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करना। तो इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ही देखेंगे। आई होप आपको आरबीआई के बारे में समझ आया होगा। In nutshell, I am going to explain you about RBI. RBI is Central Bank of India, which control money supply in the market, issue currency, act as a custodian of forex reserve, means it will hold the forex reserve of the country, acts as the banker to the government, lender of last resort we called it as well. So ये कुछ functions हैं RBI के बारे में. Next important thing is monetary policy. Monetary policy is the policy of central bank with regard to use of monetary instruments to achieve goals specified in the act. देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या है कि बेसिकली क्या होता है
कि कुछ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में अभी हम देखेंगे जैसे रेपो रेट है, मॉरल सुएशन है, ठीक है, CRR है, SLR है, इनकी हेल्प से आरबीआई क्या करता है कि अपने कुछ गोल्स को अचीव करता है। गोल्स में कौन से गोल आ जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो क्या काम है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, और ये काम किसका है, आरबीआई का है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, ठीक है। तो हमें यही कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो क्या है कि पॉलिसी सेंट्रल बैंक की, इंडिया के केस में आरबीआई की, विद रिगार्ड टू यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा रेपो रेट क्या होता है, CRR SLR, उनकी हेल्प से कुछ गोल्स को अचीव करेगा। तो गोल्स मैंने आपको बता दिया, गोल इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, मिनिमम 2% इन्फ्लेशन और मैक्सिमम 6%, 6% से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तभी भी इकोनॉमी में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है तब तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है हमारा, ठीक है, पूरी इकोनॉमी जो है तब भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा है, आपको ये याद रखना है फॉर योर एग्जाम। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया, ठीक है, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ कमेटी हु हैज रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एंड दैट कमेटी इज उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। उर्जित पटेल एक कमेटी बनाई गई थी, जो हमारे क्या थे, गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने एक रिकमेंड करा था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए जिसका काम होगा क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए, 4 ± 2%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 से 2% ऊपर भी हो सकती है और 4 से 2% नीचे भी हो सकती है। 4 से 2 ऊपर कितना हो गया, 6, और 4 से 2 नीचे कितना हो गया, 2। इसका मतलब हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए, ना 2 से ऊपर होनी चाहिए, ना 6 से ना 2 से नीचे होनी चाहिए, ना 6 से ऊपर होनी चाहिए। हमें इन्फ्लेशन को 2 और 6 के बीच में रखना है, ठीक है। अब अगर ये कमेटी बनाई गई है तो ये किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी। तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 वाला, इसको 2016 में अमेंड किया गया, ठीक है। और इसमें एक सेक्शन थी सेक्शन 45ZB। तो सेक्शन 45ZB जो है आरबीआई एक्ट 1934 की, उसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होंगे, ये आपने याद रखना है। 3 मेंबर्स जो होंगे वो आरबीआई के होंगे, आपने याद रखना है। 3 मेंबर्स कहाँ के होंगे, आरबीआई के होंगे। और 3 मेंबर्स कौन होंगे, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। 3 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। तो टोटल 6 मेंबर्स की ये कमेटी बन जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। काम इसका पता चल गया आपको, टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन 6% से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब इस कमेटी का कोई चेयरमैन होगा, तो इसके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास हैं, वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन है। तो दिस इज नॉट अबाउट होल पिक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी भी हमें बहुत सी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता करनी है, क्योंकि इसमें बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी है, उसका जरूरी है कि एटलीस्ट 4 बार एक साल में मिले। वो एटलीस्ट 4 साल इसका मिलना जरूरी है, मतलब एटलीस्ट 3-3 महीने में एक बार तो मिलना ही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ठीक है। ये तो कोई डेटा यहाँ पर इंक्लूडेड है, बाकी कुछ डेटा मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो याद रखना है। देखो, अब क्वोरम क्या होता है, क्वोरम होता है कि कितने मेंबर होने ही चाहिए मीटिंग होने के लिए, ठीक है। कितने मेंबर, देखो टोटल 6 मेंबर है ना, उसमें से कितने मेंबर होंगे तभी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो 4 मेंबर, 4 मेंबर का होना जरूरी है। अगर 4 मेंबर नहीं प्रेजेंट हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा, देखो 3 आरबीआई के मेंबर्स हैं, 3 जो है वो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं। इनमें रिफ्ट भी तो आ सकता है किसी चीज को डिसीजन के रिलेटेड। तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी से। जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वही डिसीजन होगा। मतलब 6 मेंबर्स हैं टोटल, अगर 4 ने किसी चीज के लिए यस कर दिया और 2 ने नो कर दिया, तो किसकी सुनी जाएगी, मेजोरिटी की, 4 की सुनी जाएगी, और वो डिसीजन जो 4 ने बोला था वो लिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी, क्या एक और सिनेरियो है कि अगर 3 जो है वो फेवर में आ जाए किसी डिसीजन के और 3 अगेंस्ट आ जाए। अब यहाँ पर मेजोरिटी कैसे बनेगी, यहां पर तो मेजोरिटी नहीं बन रही। इस केस में क्या होता है, इस केस में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है इस कमेटी के, उनको एक कास्टिंग वोट दिया जाता है। कास्टिंग वोट मतलब उनके वोट की एडिशनल वैल्यू होती है। अब अगर 3-3 का केस आ गया कि दोनों में टाई हो गया, तब क्या करेंगे, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, दैट इज जो हमारे चेयरमैन हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, वो वोट कास्ट करें। वो जिस फेवर में बोलेंगे, अगर इनके फेवर में बोलेंगे तो
आरबीआई के गवर्नर जिस फेवर में बोलेंगे उसी की जीत होगी, मतलब रिफ्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें क्वेरम क्या है, 4 मेंबर्स, मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाता है। बट अगर 3/3 वाला केस आ जाए, मतलब 3 लोग एक साइड हैं 3 एक साइड हैं, उस केस में क्या होगा, आरबीआई गवर्नर को एक कास्टिंग वोट दिया जाता है और जहां पर वो वोट करेंगे वही जो है फाइनल डिसीजन होगा। आई होप ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और इसका काम क्या है। इसका काम है सिंपल टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन 2% और 6% के बीच में रहनी चाहिए, यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन मोटो है, ये आपको याद रखना है। अब ये तो आ गया, हमने पढ़ लिया क्या है कैसे करना है। नेक्स्ट, टूल्स टू यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब देखो ये जो मनी सप्लाई है वो कैसे कंट्रोल की जाए। देखो इसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इसमें आरबीआई के मेंबर्स भी हैं, तो मतलब मेनली आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है वो हमें समझना है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इन्फ्लेशन क्या होती है, क्योंकि बेसिकली यहां पर काम इन्फ्लेशन का ही है, महंगाई को ही कंट्रोल में करना है। महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करके। मार्केट में कितना पैसा होगा वही डिटरमाइन करता है कि महंगाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन इज व्हाट, महंगाई, किसी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। इसी का उल्टा है डिफ्लेशन, अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है वो हो जाएगा डिफ्लेशन, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट में तो वो किसकी वजह से होगी, देखो मनी सप्लाई की वजह से। अगर सपोज करो एक हेफाजर्ड मैनर में बात करें, एक हमारे पास मार्केट है, एक सब्जी मंडी है, ठीक है, वेजिटेबल की मार्केट है, हम इसको लेके समझेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि इकोनॉमिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। एक वेजिटेबल मार्केट है, ठीक है, वहां पर क्या है कि जो पोटैटो है, आलू जो है, पोटैटो की सेल हो रही है 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, 20 रुपीज पर केजी उनकी सेल हो रही है पोटैटो की किसी वेजिटेबल मार्केट में। अब क्या होता है, नवरात्रे आ जाते हैं, ठीक है, नवरात्रे आ जाते हैं और लोगों के पास पैसा बहुत है मार्केट में, क्या है, लोगों के पास बहुत पैसा है मार्केट में। क्या करते हैं, 50 लोग आ जाते हैं, 50 लोग आ जाते हैं इस पोटैटो को खरीदने के लिए, 20 रुपए किलो पोटैटो को खरीदने के लिए 50 लोग आ जाते हैं। अब वो जो बेचने वाला होगा उसके पास आलू सिर्फ 2 किलो ही पड़े हुए हैं टोटल, ठीक है, टोटल आलू 2 किलो पड़े हुए हैं। वो 20 रुपए केजी पहले बेचा था, बट 50 लोग आ गए, 50 लोग आ गए खरीदने वाले। तो क्या वो 20 रुपए किलो बेचेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। वो देखेगा कि बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, तो वो रेट को बढ़ा देगा और लोग भी तैयार हो जाएंगे। कोई बोलेगा मैं 40 रुपए दे दूंगा, क्योंकि सबको चाहिए, उनके पास पैसा है, पैसा है तो वो डिमांड को बढ़ा देंगे। तो वो क्या करेंगे, वो एक बोलेगा मैं 40 रुपए किलो ले लूंगा, एक बोलेगा 50, तो वही जो 20 रुपए केजी वाले आलू थे वो कितने में बिकेंगे, सपोज करो 60 रुपीज पर केजी में। तो 40 रुपए का फायदा हो गया बेचने वाले को। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि जो है 50 लोगों के पास पैसा था और उन्होंने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया। अब इन्फ्लेशन किसकी वजह से बढ़ी, क्योंकि लोगों के पास पैसा था। अगर लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। अगर सपोज करो लोगों के पास पैसा ही कम है तो वो क्या रेट बढ़ाएंगे, वो कभी नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में मनी बहुत ज्यादा है, अगर मार्केट में, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। अब जब डिमांड, देखो यहाँ पर डिमांड ही तो हो रही है, 50 लोग एक ही चीज को डिमांड करें, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ये चीज आपको समझनी है। तो whenever there is an increase in money supply in the market, there is a high chance that demand will increase, and on the increase of demand inflation rises। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो आपको मार्केट में मनी सप्लाई को रोकना है। इसी का उल्टा होगा डिफ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब पैसे प्राइस बढ़ जाना, डिफ्लेशन होता है प्राइस कम हो जाना। अगर प्राइस कम हो रहा है तो आप क्या करो, आप लोगों को पैसा दो। जितना मार्केट में लोगों के पास पैसा होगा उतनी वो डिमांड क्रिएट करेंगे, जितनी डिमांड क्रिएट होगी उतना तो फायदा होगा, मतलब उतना तो प्राइस फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा होगी तो महंगाई, मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा होगी मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमें मनी सप्लाई को कम करना है, क्योंकि मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा कम है, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस भी चीजों के कम हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी।
अब आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पता क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हेल्प से आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मनी सप्लाई को चेंज कर देता है। जब उसको लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो मनी सप्लाई को रोक देगा। लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो कम डिमांड होगी, कम इन्फ्लेशन होगी। बट अगर उसे लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, तो हमें इन्फ्लेशन करनी है मार्केट में, उसके लिए वो क्या करेगा? मार्केट में मनी सप्लाई करेगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन जो है वो क्यों जरूरी है, इसके क्या नुकसान फायदे हैं, वो किसी दिन हम इन्फ्लेशन पे ही टॉपिक लाएंगे। आपको पता है, मैंने आपको बोला है इंडियन इकोनॉमी मैंने कवर करें, तो इन्फ्लेशन पे भी एक लेक्चर आएगा। अभी जस्ट आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, और मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन कैसे रिलेटेड है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइसेस चीजों के बढ़ेंगे और अदरवाइज वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहां पर आरबीआई कुछ टूल्स को यूज करता है इसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ये दो तरह के टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? वॉल्यूम में चेंज करके, देखो रेट, डिफरेंट रेट्स को चेंज करेगा आरबीआई, ठीक है, और उसकी हेल्प से क्या करेगा? मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। और क्वालिटेटिव में क्या करेगा? कुछ वॉल्यूम रिलेटेड छोड़ के कुछ ऐसे जैसे मॉरली परसुएड करेगा, बैंक्स को बोलेगा कि आप कम लोन प्रोवाइड करो, इस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। तो आज हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो मेजर्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले, उनको सीखना है। ठीक है, एक चीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, मैं उनके वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आपने क्या करना है, उसमें से एक वीडियो है, ये जो सब चीजें ना यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, रिजर्व रेशियो में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक आ जाता है एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी मैं इस वीडियो में जरूरत के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बट इनको इन डेप्थ आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बार बार यूज होंगी, तो इनको आपको समझना है। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे बैंक रेट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बैंक रेट आ जाएगा, यहाँ पर रेपो रेट आ जाएगा, रीपर्चेस जो है एग्रीमेंट दैट इज रेपो रेट, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ जाएगा, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन सब के लिए मैंने एक लेक्चर लाया हुआ है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, इकोनॉमिक्स में जाना है, प्लेलिस्ट में, वहां पर लिखा हुआ है एक टॉपिक सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इस तरह की एक वीडियो है, थंबनेल में ही दिख जाएगा आपको, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, अगर आप अभी भी देख के इस वीडियो पे वापस आ सकते हो, ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन टॉपिक को समझने के लिए। नेक्स्ट एक और चीज आपने लेक्चर जरूर देखना है, मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में ही, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर, मॉनेटरी पॉलिसी लेक्चर का नाम है, और प्लस उसमें मैंने इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज भी एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो ये दो वीडियोस आपको जरूर देखनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। मैंने कल भी आपको कहा था, जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने बोला था कि कुछ चीजों के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाले हुए हैं, ठीक है, और वो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। एक चीज को बार बार एक्सप्लेन करना, मतलब आपको बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन देने का फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जो आपको हेल्प करे एग्जाम को क्लियर करने में। तो आज हम ये कुछ देखते हैं, क्वांटिटेटिव जो हमारे टूल्स हैं इनको समझते हैं, और क्वालिटेटिव को भी देखते हैं, बट इन डेप्थ आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले है रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो, रिजर्व का मतलब क्या है? देखो, आप कभी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो अब आपको पता है कई बार आपका तेल खत्म होने वाला, तो फिर रिजर्व कोटा बचता है। रिजर्व मतलब है कोई बचा के रखा हुआ आपने कोई चीज, ठीक है। अब यहां पर रिजर्व में दो चीजें आती हैं, कैश रिजर्व रेशो, उसको बोलते हैं सीआरआर, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है कि कुछ ऐसा पैसा होता है जो बैंक क्या करते हैं, जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के पास रखते हैं। कुछ ऐसा पैसा है जो बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। ये पैसा उनको आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, वीडियो देखना आपको समझ आ जाएगा। मेनली इसका रीजन यही होता है कि अगर सपोज करो कि बैंक डूब जाता है, तो जो उनमें जो डिपॉजिटर हैं उनके पैसे चुकाने के लिए बैंक के पास होंगे ही नहीं। अगर सपोज कोई बैंक डूब जाता है, कोई अगर उसका पैसा लेके चला जाता है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट वाला, तो वो बैंक डूब जाएगा, तो फिर जो अथेंटिक डिपॉजिटर हैं उनको तो पैसा लौटाना है ना, तो वो थोड़ा पैसा बैंक को बोला जाता है आरबीआई के पास रखो, आरबीआई उस पैसे को यूज करता है उन डिपॉजिटर का पैसा देने के लिए। तो ये कुछ पैसा बैंक जो है वो आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कुछ ऐसा पैसा होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, वो लोगों को वो पैसा दे नहीं सकता एज अ लोन। तो ये कुछ पैसा है जो बैंक को अपने पास और आरबीआई के पास रखना है। देखो अब क्या है, अब आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगा इनकी हेल्प से, ध्यान से सुनना। देखो सपोज करो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सीआरआर या एसएलआर दोनों की तरफ से समझा देता हूं, इसको अगर सपोज करो बढ़ा दे, इसको बढ़ाने से क्या होगा, बैंक को पैसा अपने पास या आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा पैसा अपने पास और आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है तो बैंक लैंड कम करेगा, मतलब लोगों को उधार में कम पैसा देगा।
लोगों को अगर वो कम पैसा दे रहा है, लोगों को कम पैसा दे रहा है तो मार्केट में कम पैसा आ रहा है, मार्केट में कम पैसा आ रहा है, ध्यान से सुनना, मार्केट में कम पैसा आ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी डिमांड उतनी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है जब भी कभी बैंक क्या कर, आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है, इससे क्या होता है कि बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ता है, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ता है, बैंक के पास लोगों को देने के लिए पैसा कम हो जाता है, लोगों तक पैसा कम पहुंचता है, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो गई, इस तरह से इन्फ्लेशन को आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है रिजर्व रेशियो। सेकंड तरीका इज वे इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड वे इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ बॉन्ड होते हैं, वो इश्यू कर देता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा, जैसे सपोज करो 1 लाख का इन्होंने एक बॉन्ड तैयार किया, 1 लाख का एक बॉन्ड है वो लोगों को दे दिया, सपोज करो 10 लोगों को वो दे दिया गया बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, एक पेपर में लिखा होगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, आपसे 1-1 लाख रुपया ले रहा है और वो बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ देता रहेगा। तो अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई को जब लगेगा कि मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ध्यान से सुनना, आरबीआई को जब लगेगा कि मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगा, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं, ये लोगों को दे देगा, लोगों को बेच देगा, लोगों के पास बॉन्ड आ जाएंगे, आरबीआई इनसे पैसा ले लेगा। देखो ना बॉन्ड क्या है, जस्ट सपोज को 1 लाख का बॉन्ड है, तो अगर ए पर्सन है, इसको आरबीआई 1 लाख का बॉन्ड दे देता है, इसके पास, इसके हाथ में क्या आएगा उस टाइम पे, पेपर ही आएगा ना एक, इससे आरबीआई क्या ले लेगा, 1 लाख रुपया, इसका मतलब इसका 1 लाख रुपया चला गया, जो पहले इसने 1 लाख रुपए से डिमांड क्रिएट करनी थी, अब वो डिमांड ये क्रिएट नहीं करेगा, इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और अगर सपोज करो मार्केट में बहुत कम इन्फ्लेशन है, मतलब डिफ्लेशन चल रही है, मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन चल रही है, उसमें महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में महंगाई होना जरूरी है, अगर आरबीआई को लगता है, आरबीआई क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को वापस बेच देगा, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इनको बेच देगा वापस। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा तो क्या करेगा, पहले इसने बेची थी तो उनसे पैसा लिया था, अब लोगों से वापस बॉन्ड ले लेगा, जब वापस लोगों से बॉन्ड लेगा तो उनको क्या देना पड़ेगा, आरबीआई को पैसा, आरबीआई जब उनको पैसा देगा तो मार्केट में पैसा आ जाएगा। मतलब कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है, आपने यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही याद रखना है, व्हेन आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का मतलब है बॉन्ड इशू करता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा तो लोगों से पैसा ले लेगा, और लोगों से पैसा ले लेगा इसका मतलब इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। बट अगर सपोज करो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है, मतलब लोगों से वो बॉन्ड वापस ले लेता है, अगर लोगों से बॉन्ड ले लेगा तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, लोगों को पैसा देना पड़ेगा, इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेचने से इन्फ्लेशन कम होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के खरीदने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना। और कैसे मनी सप्लाई रेगुलेट हो रही है, आरबीआई कैसे करेगा, वो चीजें आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट इज डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, ठीक है। अब देखो एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एक होता है बैंक रेट और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फास्ट, ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या है, ये आप उस वीडियो में देख लेना। मैं यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझो। देखो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें एक बैंक क्या होता है, आरबीआई से पैसा लेगा फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक के लिए पैसा लेना हो तो रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू एक बैंक आरबीआई से पैसा ले सकता है। अब सपोज करो आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पहले सपोज करो एक बैंक को 4% पे आरबीआई, ये हम सपोज करके चल रहे हैं, पहले सपोज करके चलते हैं, हम बैंक क्या कर रहा था, आरबीआई से जो लोन ले रहा था वो 4% पे ले रहा था, कितने पे ले रहा था, 4% पे, तो ठीक है। अब क्या करता है आरबीआई इसको 4% से 6% कर देता है, ठीक है। अब बैंक को जो लोन है वो महंगा मिल रहा है, ठीक है, 6% में, क्या बैंक 6% का लेके आगे लोगों को 4% में देगा, नहीं, कभी नहीं देगा, क्योंकि वो तो लोगों को और महंगा देगा ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो बैंक क्या करेगा, सपोज करो ये लोगों को 8% पे लोन दे रहा है, जो लोगों को इनिशियली 5% पे लोन मिल रहा था अब उनको अचानक 8% से लोन मिलेगा, क्या लोग पैसा लेंगे, लोन में पैसा लेंगे, नहीं, लोग पैसा नहीं ले रहे, तो मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, मनी सप्लाई नहीं होगी इसका मतलब डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि रेपो रेट के बढ़ाने से क्या होगा, बैंक जो है वो
ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे लोगों से, और लोगों से जब ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो लोग उनसे लोन नहीं लेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का भी केस होता है, इसी तरह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी केस होता है, बैंक रेट भी सेम होता है, ठीक है। बैंक रेट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये चीजें आप उस वीडियो को रेफर करो, आपको समझ आएगी। यहाँ पर मेरे को आपको समझाने का यही वे है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे अगर बैंक क्या करता है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देता है, आरबीआई सॉरी, कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर को बढ़ा देता है, इससे क्या होता है, बैंक के पास पैसा अब कम है, बैंक लैंड कम करेगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है। तो जब भी बैंक सीआरआर एसएलआर को बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला केस। उसमें क्या होता है कि अगर सपोज करो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है, अगर बेच रहा है तो वो मार्केट से पैसा ले लेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बट अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो अगर खरीद रहा है मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोगों से ले रहा है तो लोगों को पैसा देगा ना, तो पैसा देगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड इज डिफरेंट रेट्स, चाहे बैंक रेट है, रेपो रेट है, इनका सबका एक ही कंसेप्ट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बैंक जो है पहले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से पैसा ले रहे थे, अब ज्यादा पे ले रहे हैं, वो लोगों को भी ज्यादा रेट पे देंगे, लोग कम पैसा खरीदेंगे, लोग कम पैसा खरीदेंगे तो मनी सप्लाई जो है वो कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। तो डिफरेंट रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीजें आपको समझना है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव मैथड्स। ये कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं जो आरबीआई यूज करता है क्या करने के लिए, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर। इसमें हमने रिजर्व रेशो देख लिया, सीआरआर एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन में देख ली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने से, और डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने देख लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेट। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी ये चीजें होती क्या। अभी तो मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाना था, इस वे में मैंने आपको परसुएड किया। अब क्वालिटेटिव, अब देखो यहां पर तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहा है, मतलब ऐसे वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो उसके वे में काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ और तरीके भी होते हैं जो आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने, बस ज्यादातर वो इसको यूज करता है, क्वांटिटेटिव में भी ये रेपो रेट है ना जो, इसको यूज करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। अब हम क्वालिटेटिव भी देख लेंगे, इसमें क्या आता है, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन एंड वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इन सभी को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके, ठीक है, कि इनकी क्या मीनिंग है, इनको आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा क्रेडिट रेशनिंग। सबसे पहला वे इज क्रेडिट रेशनिंग। देखो क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है, आरबीआई ना एक सीलिंग लगा देता है, सीलिंग मतलब अपर लिमिट लगा देता है बैंक के ऊपर या किसी भी सेलर के ऊपर कि वो कितने कितने तक का लोन दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्रेडिट रेशनिंग में आरबीआई बैंक को बोलेगा कि ये सीलिंग है, सपोज करो 50 लाख सीलिंग है, कि तुम 50 लाख से ज्यादा जो है वो लोन नहीं दे सकते। अब लोन फिक्स हो गया, पहले तो ऐसे बैंक कितना भी लोन दे सकता था, जितना ज्यादा बैंक लोन देगा उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी, उतनी ज्यादा डिमांड होगी, उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी। तो क्रेडिट रेशनिंग में क्या किया, आरबीआई ने बैंक के ऊपर सीलिंग लगा दी है, किसी भी और लेंडर के ऊपर सीलिंग लगा दी कि आप इससे ज्यादा पैसा जो है वो नहीं दे सकते हो। दिस इज फर्स्ट वे ऑफ क्वालिटेटिव रेशनिंग, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में होता है कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैंक्स में जाएंगे या उनको बुलाएंगे और उनको मॉरली परसुएड करेंगे कि आप क्या करो, आप इस तरह से काम करो ताकि मनी सप्लाई जो है वो रेगुलेट रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। ये होता है मॉरल सुएशन वाला तरीका, ठीक है। अब क्रेडिट रेशनिंग करके देख ली, मॉरल सुएशन से अगर मॉरल सुएशन करके आरबीआई गया है, अगर आपको कोई एक चीज समझाए, अगर आप जिद्दी हो तो आप नहीं मानोगे ना, आप नहीं मानोगे। अब कुछ बैंक्स वाले भी जिद्दी होते हैं, वो नहीं सुनते हैं आरबीआई की बार बार। जब आरबीआई की बार बार वो मॉरल सुएशन पे नहीं सुनते तो आरबीआई करेगा फिर डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई क्या कर देगा, उस आरबीआई के पास यहाँ पर फुल अथॉरिटी होती है कि वो किसी बैंक पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस तरह से, जैसे उसके लाइसेंस को ही कैंसिल कर देगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, या हो सकता है उसकी फंक्शनिंग को हैम्पर कर देगा, उसके काम को रोक देगा, टेम्परेरीली भी रोक सकता है, परमानेंट भी रोक सकता है। तो ये प्रोसेस होता है डायरेक्ट एक्शन का। तो वी हैव सीन क्रेडिट रेशनिंग जिसमें वो एक सीलिंग लगा देगा, इसके ऊपर आप लोन नहीं दे सकते। सेकंड इज मॉरल सुएशन, मॉरली परसुएड करेगा कि आप इससे ज्यादा नहीं लोन दें या इतना करें, तो ये मॉरली वे में उनको समझाना होगा मनी सप्लाई को करना। बट अगर कोई बैंक नहीं सुन रहा है तो डायरेक्ट एक्शन वाला केस फॉलो करेगा आरबीआई। उसके बाद एक और वे होता है वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स।
वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है, देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज करो मैं एक चाहता हूं कि मैं एक अवेकनिंग क्लासेस का एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलता हूं, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं कि मैं अवेकनिंग क्लासेस का एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलता हूं डिफरेंट प्लेसेस में। आई नीड अ कैपिटल ऑफ 50 लाख, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए फॉर दैट पर्पज। मैं जाता हूं बैंक के पास लोन लेने के लिए 50 लाख रुपीस का फॉर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ अवेकनिंग क्लासेस, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस केस में बैंक को बोलेगा, क्या करेगा आरबीआई, बैंक को बोलेगा कि नहीं तुम इसको 50 लाख का लोन मत दो, तुम इसको कितना लोन दो, सिर्फ 40 लाख का। मतलब जो एक्चुअल इस पर्सन को चाहिए ना, जैसे इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कितना चाहिए 50 लाख, बट आरबीआई बोलेगा नहीं नहीं तुम इसको 50 लाख नहीं दोगे, तुम इसको कितना दोगे 40 लाख दोगे। तो एक्चुअली 50 लाख था, बट उस मार्जिन आपने क्या करना है 50 लाख नहीं देना, एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस देना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायर्ड। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है और जो दी जाएगी उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू दी जाए। इस वे में जब आरबीआई किसी बैंक को परसुएड करता है तो दैट इज द केस ऑफ वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। देखो अगर 50 लाख मिलेगा तो ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा इन्फ्लेशन होगी। 40 लाख मिलेगा तो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इस वे में मॉरली वेरिएशन होती है जब एक्चुअल वैल्यू में और जो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो होली सोली इस पूरे टॉपिक का निचोड़ यही है इन अ नटशेल कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका काम है इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना। इन्फ्लेशन रेगुलेट होती है मनी सप्लाई की हेल्प से। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। उसके डिफरेंट वे थे, कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरीके थे, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए। क्वांटिटेटिव भी एक्सप्लेन कर दिया और मैंने आपको क्वालिटेटिव भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्वांटिटेटिव में रिजर्व रेशियोज आ जाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्वालिटेटिव में क्रेडिट रेशनिंग, एक सीलिंग लगा दी, इससे ऊपर लोन नहीं दे सकते, मॉरली परसुएड करा, नहीं माने तो डायरेक्ट एक्शन किया और एक्चुअल लोन प्रोवाइड या उसमें और जितना प्रोवाइड किया उसमें एक वेरिएशन रखना, दैट इज नोन एज वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट Monetary Policy Committee, how money supply is regulated by RBI and what is RBI, what are its function। so ये चीजें आज हमने कवर करी हैं। आई होप आज के लिए इतना ही है। अगर मैंने आज ही एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड कर लिए, मैंने नो डाउट मैंने अपनी पीडीएफ में इंक्लूड करे हैं, बट अगर मैंने आज ही पढ़ा दिए तो इट विल बी डिजास्टर्स फॉर यू टू ग्रैस्प ऑल दिस थिंग इन अ वाइल। सो आपके लिए मैं यही सजेशन है आज कि आप क्या करो, आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो लेक्चर है एक उसको देखो, प्लस सीआरआर एसएलआर जो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है उसको भी जरूर वॉच करो। इससे आपको ना एक कंसेप्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा फॉर दिस टॉपिक। और कल जब हम एमसीक्यूज लाएंगे ना इसके ऊपर, आपको ना ये इजीली जो है आप एमसीक्यूज को करोगे और आपको एक तरह का ये मॉक टेस्ट भी होगा आपके लिए। तो बी रेडी फॉर दिस लेक्चर। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाएं, आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। सेंट्रल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूटी लेवल एग्जाम की, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, तो आप इजिली हमारे मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें, डेली क्विज होता है वहां पर। प्लस आपको हम न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं और पीडीएफ भी हम वहीं शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।